हे हाय एवरीवन। सो इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस किया था प्रीलिम्स के। आई बेसिकली टॉक्ड अबाउट हाउ आई अप्रोच्ड all those 70 questions. So in this video I'll try and finish the remaining 30 questions. ठीक है, तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, सो इन दैट केस यू प्रॉब्ली कैन यू कैन ट्राई एंड वॉच इट इन 1.25 और 1.5x सो दैट आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और यू गेट द लाइक जिस्ट ऑफ द वीडियो, राइट, मतलब बेनिफिट भी आपको मिल पाए। ठीक है, तो बेसिकली ये सीरीज में आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इन 2019 एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इन 2020 एंड 21। 20 एंड 21 में मैंने आई हैव ऑलरेडी क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम्स, सो इसके बारे में मेरा ये सीरीज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, होपफुली यू विल बी गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली ये मेरे पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था। आई हैड सेट डी एंड ये सेट ए है। सेट ए में ये 71 क्वेश्चन में है और मेरा सेट डी में इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड एंड मैंने एक्चुअली आई वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन आई वाज एबल टू आंसर इट। यहाँ पे देखिए एआई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है, हैज मोर देन 80 मेंबर कंट्रीज। तो फिर तीनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो जिसने भी प्रिपेयर किया है डिसेंट तरीके से उसको पता है कि चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक है, अभी के दिन में चाइना, देन इंडिया, देन रशिया एंड देन जर्मनी। ठीक है, सो इट इज दैट वे। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 यू कैन इजिली एलिमिनेट, राइट। सो इसमें कुछ दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई वाज एबल टू एलिमिनेट दैट, तो उससे आपका ये दोनों तो रॉन्ग हो ही जाता है। फिर देखिए AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स आउटसाइड एशिया, तो ये रॉन्ग है। जर्मनी फोर्थ हाईएस्ट शेयर होल्डर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब आसान सा क्वेश्चन था, यू शुड बी एबल टू डू इट बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, राइट। तो आई वाज ऑल्सो एबल टू डू इट, तो सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा, आई विल नॉट से इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी तो शायद इंस्टीट्यूट में मोर देन 100 मेंबर्स है। ठीक है, और एक चीज़ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, जो अपना ब्रिक्स कंट्रीज का है, उसमें अभी रिसेंटली 3 मेंबर्स ऐड हुए हैं, वो याद रखना, दैट इज इजिप्ट, यूएई एंड बांग्लादेश। ठीक है, इजिप्ट, यूएई एंड बांग्लादेश। सो अभी जो पहले का था ना, जो सबका कैपिटल मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, उनका शेयर वगैरह तो अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये ब्रिक्स का सेम ही है, इक्वली है, ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज 19 पॉइंट समथिंग, बाकी ये 3 कंट्रीज का 1 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक है, तो ये याद रखना, इजिप्ट, यूएई एंड बांग्लादेश, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट व्हिच कैन कम। क्वेश्चन नंबर 72, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, वेरी मतलब करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन था, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर था, ये पढ़ा भी था मैंने, तो आई वाज एबल टू डू इट। मतलब ये दो तो ऐसे ही फुद्दू मतलब बेकार से ऑप्शन है, टू लेसन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल, मतलब ऐसे ही बनाया गया है, क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब ना ये सब तो ऐसे एलिमिनेट करना, यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस लाइक जस्ट बाय रीडिंग इट। मतलब आपको अगर पता भी नहीं है ना, फिर भी आपको मतलब यू शुड बी हैविंग द नॉलेज टू यू नो क्या बोलते हैं, एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट देन इट इज लाइक फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, यार ये एक सेकेंड, ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये दिस ऑप्शन इज आंसर इज डी, मतलब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वाला है। ठीक है, ये मैं कर पाया था, मतलब पहला दो तो अगर आपको पता भी नहीं हो ना, यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट दिस टू, और उसके बाद अगर ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो तो 50-50 में आपको खेलना है, बट आई वाज एबल टू आंसर दिस। ठीक है, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, तो ये पता था, मतलब ये पढ़ा भी था उस टाइम पे, करंट अफेयर्स में था। सो ये आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो इसमें काफी सारे
मतलब नामी दामी इंस्टीट्यूट ने तो पता नहीं क्या क्या ऑप्शन मार्क किए थे, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी सोचो ये इंस्टीट्यूट मतलब आफ्टर द एग्जाम आल्सो दे आर नॉट एबल टू गिव द करेक्ट। और इसमें ना ऐसा कुछ ऐसा मतलब काफी एम्बिग्यूटी था भी नहीं, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्ली इसमें इंस्टीट्यूट को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था, बट यहाँ पे उन्होंने गलती किया है, मतलब इस ये सब को मार्क किया हुआ है ना, मतलब आई डोंट नो, मतलब पता नहीं वो लोग कहाँ से ऑप्शन ढूंढ रहे थे, बट देन दिस वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ ए क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये पता होना चाहिए, उस टाइम पे न्यूज में भी था। आई थिंक प्रकाश नायक कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ये हुआ था, मतलब देख मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड था और पता होना चाहिए। अभी देखो एल टी एंड वोल्टी के ऊपर क्वेश्चन था, मतलब दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, मतलब इस पे और कुछ करना ही नहीं है। एल टी इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, जब ये रॉन्ग है राइट, मतलब एल टी इज मार्केटेड एज 4G, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। एल टी इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टी इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, मतलब एल टी क्या डेटा ओनली है क्या, मतलब उसमें क्या आप मतलब वॉइस वगैरह उससे बात नहीं कर सकते हो क्या, तो ये भी रॉन्ग है। मतलब दीज आर लाइक सिंपल क्वेश्चंस यार, टू बी ऑनेस्ट ना, ये सब सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है एंड आई वाज एबल टू डू इट। मतलब ये कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चंस ही है, मतलब इसमें आपको कहीं पे पढ़ के ज्यादा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, दिस इज जनरल अवेयरनेस राइट, आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन था, ये फिफ्थ था। ये मैंने मतलब इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड वाज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, मतलब फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी तो यार नहीं होना मैंने ये गलत किया, मैंने वही है ना, उस टाइम पे मैं पैनिक कर रहा था तो इस पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया। दिस वाज यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, सॉरी, तो ये एक्चुअली फर्स्ट रॉन्ग है, मतलब तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर दोगे तो यू विल बी इजीली एबल टू कम विद द करेक्ट आंसर राइट, 2 and 3। मैंने पता नहीं इसको शायद रॉन्ग समझा था, सॉरी इसको नहीं, मैंने इसको रॉन्ग समझा था। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने इसको रॉन्ग करके पता है, मतलब ये तुक्का ही था मेरा, टू बी ऑनेस्ट ये तुक्का था, बट अभी शायद मैं कर लेता क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड लिखा हुआ है, और फर्स्ट तो मतलब देखा जाए तो 1921 के इनकम टैक्स लॉ के ऊपर भी रेगुलेटरी बॉडी बना हुआ है राइट, तो ये रॉन्ग होना चाहिए था। तो इट वाज इजी, मतलब आई वुड से इट वाज डूएबल राइट, इजी टू मीडियम रेंज में था, बट आई वाज नॉट एबल टू डू इट, ठीक है। तो अभी देख लेना टेलीकॉम डिस्प्यूट का जो है ना एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या बोलते हैं ब्रॉडबैंड वगैरह, सॉरी वो सब के ऊपर भी, ब्रॉडकास्टिंग वाले एपेलेट जो केस होते हैं इनके पास ही जाता है। एंड दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1997 वाला जो एक्ट है ना, ट्राई वाला एक्ट है, तो उससे ही एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट मैटरनिटी बेनिफिट, ये काफी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था, ये अगर ये पता होना चाहिए था, उस टाइम पे काफी न्यूज में था। ये 26 वीक्स का था, यहाँ पे क्या बोला गया है 3 months बिफोर, मतलब 24 वीक्स ही बोला गया राइट, मतलब तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, तो ये और ये रॉन्ग है। अभी ये मैंने करेक्ट किया था मैंने, बाकी ये दोनों में से मैं श्योर, मतलब इस पे तो थोड़ा ये जेनरिक से ही था। वुमेन विथ टू चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स, मतलब ये सब तो गवर्नमेंट का पॉलिसी जनरली रहता है ना, मतलब इवन आपका क्या नाम है उसका यार, PM मातृ वंदना योजना बोल के एक है ना, जिस उसमें भी फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे यू गेट मोर बेनिफिट्स राइट, एंड देन सेकेंड थर्ड के हिसाब से बेनिफिट्स घटता जाता है, तो मैंने उस वही लॉजिक लगाया, तो इसमें भी वही है, मतलब सेकेंड चाइल्ड से आपका एंटाइटलमेंट्स कम जाता है, तो ये करेक्ट था। तो ये करेक्ट उस हिसाब से, मतलब ये मेरे को पता नहीं था कि 5 डे है 4 डे है। क्रेचे फैसिलिटीज मतलब आपको दिखाई है 5 डे की बात नहीं है, 5 times और 6 times डे, वो एक्चुअली 5 times था, मतलब ये काफी मतलब ना, ये अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, इसमें आप खेल नहीं सकते, मतलब 5 ही है 6 है। और यूपीएससी आपको मतलब दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आपको पता होना चाहिए, मतलब ऑप्शंस ऐसे ही सेट किए गए थे। इफ यू न्यू कि पहला वाला रॉन्ग है तो आपका 2 ही बचता है राइट, ये 2, और उसके बाद आपको ये समझ में आया कि ये करेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। सो दिस वाज द वे टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई वाज एबल टू आंसर इट। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, करंट अफेयर्स, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, अभी भी न्यूज़ में है। 2016 का भी एक अमेंडमेंट हुआ था, तो ये सब
थोड़ा अभी पूरा पूरी ना कलेक्शन वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर ही दे दिया गया है, प्रोड्यूसर के ऊपर है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड सेटिंग अप कलेक्शन सेंटर्स एंड ऑल राइट, तो वो थोड़ा देख लेना। बट दिस इज अ करंट अफेयर ओरिएंटेड एंड आई वाज एबल टू डू इट, आई कुड डू इट। ये क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ food grains to the food corporation is minimum support price and bonus and paid to farmers plus। तो फूड एफसीआई के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि एफसीआई का मतलब ऑफ बजट फाइनेंसिंग वगैरह वो सब लेके न्यूज में था, ठीक है। तो एफसीआई काफी घाटे में चल रहा है ये सब। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली तो आगे है, तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने पता नहीं यहाँ पे इस पे चला गया है। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स मतलब प्रोक्योरमेंट खर्चा, चार्जेस ऑफ गो डाउन, मतलब पता नहीं मेरे को, इट वाज अ वेरी सिली आई वुड से, मतलब अभी मेरे को लगता है ये गलत, मतलब अच्छा चॉइस नहीं था। मतलब प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बिकॉज मतलब ये लोग बाद में एफसीआई खरीद के डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स राइट, उसमें भी खर्चा आता है। तो ये करेक्ट आंसर है। मैं दो तो एलिमिनेट कर पाया था, बट देन आई वाज नॉट, मतलब आई मार्क्ड दिस वन जो कि रॉन्ग था। तो आंसर ये है सी, डी इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब अभी तो मैं ये कर लूंगा शायद, मतलब कर लूंगा शायद, क्या मैं कर, मतलब ऑप्शन देख के आई वुड बी एबल टू एलिमिनेट। सोशल कैपिटल काफी आसान सा है, मतलब लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी, इसमें तो बाकी ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये सब एथिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ते भी है, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पे, सोशल कैपिटल इज ऑल अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी राइट। तो आई वाज एबल टू डू इट, तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। With reference to the Constitution of India, consider the following statements। इसमें no high court shall have the jurisdiction to declare any central। ये आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ही अथॉरिटी होता है फॉर जुडिशियल रिव्यू राइट। टू आर्टिकल 226 वगैरह, मतलब जुडिशियल रिव्यू का इनके पास भी अथॉरिटी रहता है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। यार मतलब 99th अमेंडमेंट डायरेक्टली इनवैलिड कर दिया गया था राइट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा मैं ना, इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं। मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, मतलब लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट ये इनडायरेक्टली ये मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है बट आसान है, मतलब डुएबल है राइट। मतलब हाई कोर्ट भी कैन से कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ इज इनवैलिड, मतलब उनके पास भी ये पावर होता है। परचेसिंग पावर पैरिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब आप अपने कंट्री में खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए एंड देन फॉरेन करेंसी में खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो ये पहला क्वेश्चन काफी स्टेटमेंट जेनरिक से स्टेटमेंट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री, ठीक है। बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया द 6th लार्जेस्ट, ये ना नॉर्मल नॉमिनल वाले में है, अभी शायद 5th हो गया। पीपीपी में इंडिया 3rd था उस टाइम पे भी, ठीक है, अभी भी 3rd ही है। उसमें शायद जापान और यूएसए शायद मतलब 1st और 2nd है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इंडिया ये पता था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो आई वाज एबल टू मार्क इट, मतलब इसका ऑप्शन आंसर इज 1, ठीक है। पढ़ा था क्या, मतलब ये इकोनॉमी का बेसिक सही है। नॉमिनल वाले में इंडिया 5th और 6th में अभी शायद राइट, यूएसए, चाइना, जापान, देन शायद जर्मनी को तो अभी वो कर चुका है इंडिया, तो इंडिया 5th में है, वो देख लेना अभी। ये तो सब, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना जो कि मैं पैनिक कर रहा था, आई वाज पैनिकिंग, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट डू इट। मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन में कुछ जानना ही नहीं था आपको ना। ये क्वेश्चन का 3 स्टेटमेंट इसलिए दिया गया है कि आप फील करो ये तो मेरे को एक भी नहीं पता एंड देन यू स्किप इट। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, आई जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज मतलब मेरे को ये पहला 3 स्टेटमेंट पता नहीं था, ठीक है। जबकि आप देखोगे एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, ये एक्चुअली करेक्ट है। ये तो मतलब पता होना चाहिए। राइस, व्हीट, ये सभी ऊपर आता है, राइस, व्हीट, पल्सेस वगैरह, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, करेक्ट ही था। मेरे को शायद उस टाइम पे ये पता, मतलब ये तो मैं कर, मतलब आई कुड एलिमिनेट, तो 1 एंड ये दोनों में से ही होगा राइट। अब ये आप बाकी दो देखोगे ना तो आपको, अब यू माइट हैव सम डाउट। ज्वार का ज्यादा है, ऑयल सीड से, ऑयल सीड का एक्चुअली ज्यादा है। एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर कैन, ये भी अगर पढ़ोगे अच्छे से, अभी ये सब ना इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में दिया रहता है आपका कल्टीवेशन, मतलब व्हिच, मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन।
तो आप देखो तो ये मतलब अगर पढ़ोगे तो पता होना चाहिए, बट अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना, जस्ट सी दिस फाइनल स्टेटमेंट, एरिया अंडर सुगर केन कल्टीवेशन इज स्टेडीली डिक्रीज यार, मतलब लास्ट 5 years स्टेडीली जैसे आ जाता है ना, मतलब इट्स अ वेरी एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड इफ यू एलिमिनेट 4 तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाता है, मतलब इतना easy सा सवाल I could not, मतलब question I could not do because I was not like I was panicking and I was not reading through the options। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। So that's why it becomes very important to go through all the questions and all the options। मतलब you should read, मतलब आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा भी अगर आपको क्लियर करना है। ये देख लेते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। यार ये अगर देखोगे ना, स्पाइसेस इंडिया इज एन एक्सपोर्टर, फ्रेश फूड इतना ज्यादा भी मतलब इंपोर्ट नहीं करता है कि हाईएस्ट हो जाए। पल्सेस इंडिया ना वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई थिंक इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इंपोर्टर भी है, ऐसा कुछ है इंडिया का ना। तो इंडिया इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, ऐसा सॉरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एंड देन आई थिंक इसके बाद भी वो एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। बट इट्स नॉट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नहीं है ये। काफी टाइम से न्यूज में था वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया से काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है, इंडिया का सेल्फ सफिशिएंसी काफी कम है। तो एक्चुअली इसका आंसर वो है। एंड थोड़ा बहुत जो मतलब सुना था, मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना, आपको डायरेक्टली नहीं पता, यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट। मतलब स्पाइसेस इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, राइट। फ्रेश फूड्स वगैरह ऐसे नहीं होंगे कि भाई इंडिया इतना एक्सपोर्ट कर लेता है कि भाई वो मतलब हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू होगा। पल्सेस भी सेम, राइट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई वैल्यू में सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट भी करता है। तो एलिमिनेट करके भी यू मतलब यू शुड हैव बीन एबल टू, आप कर मतलब कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऐसा था। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी ये तो बेस्ट डेफिनेशन लिबर्टी, ये तो भाई सारे इंस्टीट्यूट बी और डी में खेलते रह गए लास्ट तक। विजनाइज वगैरह ये लोग भी खेलते रह गए, मतलब काफी कम का ही सही हुआ था। आंसर वाज डी, मैंने डी ही मार्क किया था। बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट शंकर IAS ये दिखाया। और ये बाकी देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी है पॉलिटिकल रूलर्स ये सब नहीं है, मतलब ये तो शायद फंडामेंटल राइट्स का है, रूल ऑफ लॉ ये सब में आएगा, राइट। अपॉर्चुनिटी टू व्हाट एवर वन लाइक्स, यार व्हाट एवर वन लाइक्स तो ये तो ऐसे ही मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यू मतलब इवन आवर फंडामेंटल राइट्स आर हैव सम रेस्ट्रिक्शंस, राइट। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द बिकॉज यू हैव सम फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो भी उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो 1 and 3 तो एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब A and C। एब्सटेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ये थोड़ा नेगेटिव वाला है, इसमें अगर पढ़ोगे ना, दिस बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑल्सो फुल्ली, तो मैं उसी लॉजिक पे गया। लिबर्टी है तो मतलब आई शुड बी एबल टू, मतलब इन ए कंडीशन, मतलब मेरे पास ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि आई शुड बी एबल टू डेवलप माई सेल्फ फुल्ली बेस्ड ऑन माई ओन पोटेंशियल, राइट। तो उसी लॉजिक पे गया, एंड देन दिस वाज द करेक्ट। तो ये 50-50 टाइप ऑफ था, बट थोड़ा देख लेना, मतलब पॉजिटिव सेंस में लेने का ट्राई करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना। Next question, I think I'll end with this question। So in this part, ये question क्या है? Which of the following is not most likely, मतलब कौन सा step नहीं लेगा to stop the slide of Indian rupee, मतलब which of the following step RBI will not take to stop the slide of Indian rupee, मतलब Indian rupee depreciate कर रहा है तो कौन सा स्टेप नहीं लेगा? Curbing imports of non essential goods and promoting export, right। मतलब ऑब्वियसली ये करेगा, राइट। मतलब अगर रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, मतलब आरबीआई विल टेक स्टेप्स और गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टू इंश्योर कि अपना इंपोर्ट कमे और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, राइट। तभी डॉलर का डिमांड घटेगा और रुपी का डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो रुपी अप्रिसिएशन होगा, तो ये ऑब्वियसली करेगा। तो दिस इज एलिमिनेटेड, इजी था। encouraging Indian borrowers to issue Indian rupee dominated मसाला बॉन्ड, मतलब मसाला बॉन्ड पता होना चाहिए कि मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड बेसिकली इज लाइक Indian companies can borrow through these bonds from foreign countries and these are denominated in rupees, मतलब ये रुपी के ऊपर है, मतलब ठीक है ना। तो इससे भी रुपी का डिमांड बढ़ेगा ही। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच द गवर्नमेंट कैन डू, और सॉरी आरबीआई कैन डू। Easing conditions relating to external commercial borrowing. So external commercial borrowings are like commercial like corporates वगैरह बाहर से लोन वगैरह रेज कर सकते हैं। तो लोन वगैरह रेज करेंगे तो मतलब क्या होता है, मतलब आपका डॉलर वगैरह इंडिया में आएगा, राइट। तो
इससे भी क्या होगा ना, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। मतलब इस मेरा का क्या हुआ ना, आई वाज लाइक आई गॉट बिट कंफ्यूज्ड इन CND, ये तो मैं एलिमिनेट कर पाया था। इसमें क्या है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी, जबकि एकदम सिंपल सा गिव अवे था। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यार, मतलब आपका ना इंटरेस्ट रेट वगैरह काफी घट जाएगा। तो एक्सपेंशनरी वही होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट घट जाता है, यू प्रमोट ग्रोथ एंड ऑल, राइट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह क्या होंगे, मतलब दे विल शिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो भी पहले इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे दे विल शिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज। तो इंडियन रुपी का डिमांड ऐसे ही घट जाएगा, तो दिस विल ऑब्वियसली, इससे क्या होगा, इट विल फर्दर इंक्रीज रुपी डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो इसका आंसर डी था। मतलब पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हुआ, अभी तो मैं मतलब अभी तो नहीं होऊंगा। सो एक्चुअली इसका आंसर डी था, मतलब इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के ऊपर था, ठीक है। Alright, so with that I'll end this video. I'll make one more video and I'll finish the remaining 14 questions. तो ठीक है, so I'll post the next video as soon as I can, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो just सब्सक्राइब कर लो। And very soon I'll be once I finish 2019 वाला, I'll make one video जिसमें मैं पूरा एनालिसिस करूंगा 19 का, क्या मैंने गलती किया था, कौन कौन से क्वेश्चन मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाता अगर मैं थोड़ा और क्लेवरली अटेम्प्ट करता। तो स्टे ट्यून्ड, एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट विद 2020 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई विल ट्राई एंड कंप्लीट 2020 एंड 21 इन द नेक्स्ट 10-12 डेज, ठीक है। तो उसके बाद भी आपके पास प्रीलिम्स के लिए लाइक और 20-22 दिन रहेंगे। आई थिंक दे शुड बी good enough, right, to incorporate the learnings and use them in the prelims and subsequent mocks, ठीक है। चलो, thank you so much guys. I'll see you in the next video.